नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉलिटी की सीरीज के दूसरे सेशन में। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारी इंडियन पॉलिटी की फ्री सीरीज चल रही है डिफेंस मैन या यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो साथियों, आप सभी को याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेसिक बताया था। याद है? पढ़ा है अच्छे से? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राइट। तो बेसिकली कल वाली जो क्लास थी, मैंने उसमें पूरा जो फाउंडेशन था, है ना, भारत के राष्ट्रपति का, वो सब आपको बताया था बेसिक से। कैसे इलेक्शन होता है, मतलब बेसिक चीजें मैंने कल आपको बताई थी। राइट। ठीक है। तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप एक काम करो, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करो। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, प्रेसिडेंट का ये पूरा टॉपिक मैं 3 सेशंस में लूंगा। कल पहला सेशन था प्रेसिडेंट पार्ट 1, उसको देख लेना। ये पार्ट 2 है, तो अगर कोई नया बच्चा है तो पहले पहले वाले वीडियो को देख लेना। आओ भाई, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से आंसर दो। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेस कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति होते हैं। आंसर क्या है? राष्ट्रपति। मैंने कल आपको पढ़ाया था ये। और हमारी आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ऐसा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में। कहा मेंशन है? आर्टिकल 53 में। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो। अब एक और सवाल मैं आपको पहले यहाँ पे कराना चाहूंगा। ये भी देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने कल नहीं समझाया था, पर मैं आपको अभी समझाता हूँ इसके बारे में। प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड कौन होते हैं? अब आप देखो, हम लोग ना सब कुछ पढ़ के चल जाते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कौन वोट कर रहा है ना, पावर्स पढ़ लिया आप लोगों ने, राइट, इम्पीचमेंट पढ़ लिया, प्रोविजंस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। पर ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि यार, जो राष्ट्रपति है ना भाई, ये इनके जो बॉडीगार्ड हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति जो बॉडीगार्ड हैं, ये किस फोर्स से बिलोंग करते हैं? तो समय से पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? अब पुलिस फोर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट सीक्रेट। क्या राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पुलिस फोर्स से होते हैं? नहीं। पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री समझते हो, सीएपीएफ, यानी कि सीएसएफ सीआरपीएफ, यहाँ से भी नहीं होते। क्या दिल्ली पुलिस से होते हैं? नहीं। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड बनते हैं डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन मतलब इंडियन आर्मी से, ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड हैं वो इंडियन आर्मी की यूनिट से बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, ये सवाल भी सीडीएस सीएप के पेपरों में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। राइट। एक सवाल और करते हैं, आ जाओ नाउ। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा इनके बारे में बता देता हूं ताकि आपको पता रहे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैग। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बताओ कि एट प्रेजेंट भारत के जो कैग हैं वो कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो ये पहली बात है, जो कैग होते हैं सर, इनका काम क्या होता है? साथियों, आप सभी को पता है कि हम सब लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, है ना। हमारी मेहनत का, हमारे खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो हम सरकार को पे करते हैं टैक्स के माध्यम से, है ना। और उसी पैसे से जो गवर्नमेंट है वो देश का क्या करती है? विकास करती है, राइट। तो सरकार हमारे पैसे को मिसयूज ना कर ले, सरकार हमारे पैसे को गलत जगहों पे खर्च ना कर ले। तो एक पर्सन को हमने बिठा रखा है कि भैया तू बैठ और सरकार के ऊपर नजर रख कि सरकार जनता का पैसा गलत जगह पे यूज तो नहीं कर रही है। तो कैग का काम होता है सरकार के ऊपर नजर रखना। कैग का काम होता है सरकार के ऊपर नजर रखना कि भैया कैग जो है वो जनता के पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है। तो सरकार कब कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट कब कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, सरकार के ऊपर नजर टिका के जो व्यक्ति बैठता है, सरकार के ऊपर जो व्यक्ति नजर रखता है, वही है कैग। समझ में आ गई बात आपके? क्लियर? अभी जो कैग है ना, क्या सर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है? बिल्कुल करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारा आर्टिकल है 148। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 148 जिसमें कैग की बात करी गई है। तो हो सकता है कि आपके पेपर में यह आर्टिकल भी सीधा पूछ लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है क्या, कि अगर कैग को उसके ऑफिस से हटाना है तो क्या तरीका है?
देखो कैग ना कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला या राष्ट्रपति ने बोला हट जा और वो हट गया, ठीक है, समझ रहे हो। कैग जो है ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, इसे कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और ये हट गया अपने पद से। ध्यान रखना, अगर आपको कैग को हटाना है ना तो पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल पास करवाना होता है इसे हटाने के लिए। मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंदर पहले इसको हटवाने के लिए आपको बिल पास करवाना पड़ेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा बिल पास कर देंगे इसको हटाने का, तब जाके राष्ट्रपति इसको इसके ऑफिस से हटा सकता है। तो आप कुछ मत करिए, एक बार आप सी ऑप्शन को देख लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का बेसिकली मतलब क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा है ना। तो अगर आपको कैग को उसके ऑफिस से रिमूव करना है तो पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल पास होगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करवाओ, उसके बाद राष्ट्रपति इसको उसके ऑफिस से हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने बोला हट जाओ तो हट गए, ठीक है। अच्छा क्यों सर, इसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटा सकता, इसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटा सकता, या राष्ट्रपति सीधा बोल के क्यों नहीं हटा सकता। ध्यान दीजिएगा, कैग एक ऐसी पोस्ट है जिसका ऑफिस इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनना बेटा ये बातें हैं। कैग का जो ऑफिस है बेटा वो इंडिपेंडेंट है। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफिस। इंडिपेंडेंट ऑफिस का बेसिकली मतलब होता है कि यार जिसे हटाने के लिए ना आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार कोई मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड है कि भाई मैंने बोला हट और वो हट गया, राइट। तो इंडिपेंडेंट ऑफिस का मतलब होता है कि भैया उसको हटाने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने राह चलते बोला हट जा और वो हट जाएगा। और वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर वही है कि भैया अगर आपको कैग को हटाना है तो पार्लियामेंट से पहले बिल पास कराओ। अगर पार्लियामेंट ने इसको हटाने का बिल पास कर दिया तो राष्ट्रपति इसको हटाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हटाना इतना आसान हो गया तो कोई भी सरकार आएगी इसे हटा देगी, है ना। फिर उस सरकार पे नजर कैसे रखेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, इस कैग को एक निक नेम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन सी पोस्ट है जिसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो रिमेंबर दिस कैग, क्लियर। चलो क्लियर है यहां तक। चलो अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आई होप सभी को मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। चलिए अगले पे आ जाओ, ठीक है भाई। अब अगला क्या है, इन क्वेश्चंस को मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता रहूंगा, देखते रहना। आ जाओ भाई, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स। आपको बता दूं, पहली बात तो ये आर्टिकल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो एक तो ये कारण है कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ध्यान में रखना ये क्वेश्चन उस पेपर में पूछा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान में रखना, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये आर्टिकल पेपर में पूछा जा सकता है, बिकॉज काफी समय से ये आर्टिकल न्यूज में था। अच्छा सवाल क्या है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स। इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो अलग अलग कानूनी मुद्दों के ऊपर, अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को ये पावर देता है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट अलग अलग मैटर्स में, अलग अलग लीगल मैटर्स, कोई कानूनी मुद्दा हो गया तो अलग अलग मैटर्स के ऊपर राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। पर एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जो एडवाइस है ना, ये जो एडवाइस है इट इज नॉट बाउंडिंग, इट इज नॉट बाउंडिंग। ये जो एडवाइस है इट इज नॉट बाउंडिंग, मैंने बाउंडिंग दिया सॉरी, इट इज बाइंडिंग, ठीक है। इट इज नॉट बाइंडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने कोई एडवाइस ली तो एडवाइस राष्ट्रपति को माननी ही है। ये एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलो ठीक है, तो यही यहाँ पे बात बोली गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को सीखेंगे। मैं यहाँ पे आके ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने आपको आंसर बता दिया और आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आप ये वाली अप्रोच मुझे इसलिए सही लग रही है बिकॉज पेपर से पहले मतलब इस तरह की सीरीज अगर आप देख लो तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, राइट। अब इस पे आ जाओ, ठीक है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
drafted a resignation letter during the emergency of 1975 but did not submit it. ठीक है, यहां पे सवाल ये कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र पूरा रेडी कर लिया था जब देश में हमारे इमरजेंसी लगी हुई थी। हमारे देश में आप सभी को पता होगा कि 1975 के आसपास इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, है ना। तो देश में हमारी इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय पे, वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन पूरा तैयार कर लिया था पर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं था? तो ध्यान रखना, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि भैया आपको आता होगा तो आप करोगे वरना आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो इन्होंने रेजिग्नेशन अपना पूरा तैयार कर लिया था पर दिया नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये वैसे कहानी बहुत बड़ी है, ये मैं आपको शॉर्ट में नहीं समझा पाऊंगा, पर कभी मुद्दा होगा तो वीडियो के बता दूं, वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। नाउ, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज, रिस्पेक्ट, रिमिशन? अब ये क्या है साथियों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 72 है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 72 है, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट को एक पावर देता है और उस पावर को हम लोग बोलते हैं पार्डोनिंग पावर। क्या बोलते हैं बेटा? पार्डोनिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्डोनिंग पावर। ठीक है, पार्डोनिंग पावर का मतलब होता है माफ करने की शक्तियां। क्या होता है? माफ करने की शक्तियां, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 72 है, ये राष्ट्रपति को माफ करने की शक्तियां देता है। ठीक है, अब सर ये माफ करने की शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति साहब किसको माफ कर रहे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं। देखो, जुडिशरी जो है, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, जितनी भी हमारे देश में कोर्ट है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है ना, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस हो गया और कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी, होता है ना। हो सकता है कि यार कोर्ट से भी फैसला सुनाते समय कोई गलती हो गई हो, है ना। देखो, कोर्ट हमेशा फैसला सुनाती है सबूतों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर यह भी तो हो सकता है कि जिन एविडेंस को देख के कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हो सकता है कि वो एविडेंस भी गलत हो। आज यार आप देखो ना, इस देश में तो आधार कार्ड डुप्लीकेट बन गए हैं, वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट बन गए हैं। आप सोचो, आप मेरी बात समझ रहे हो? आधार कार्ड ये सब इतने डुप्लीकेट बन गए हैं। तो जस्ट इमेजिन, एक बार आप सोच के देखिए कि कोई बड़ी बात नहीं कि सबूत डुप्लीकेट नहीं बन सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट से भी गलती हो जाती है। मान लो कोर्ट ने कभी गलत सबूतों को देख के फैसला सुना दिया, कोर्ट ने रॉन्ग एविडेंस को देख के, गलत सबूतों को देखते हुए गलत फैसला सुना दिया, तो कोर्ट से भी गलती हो सकती है, मतलब जुडिशरी से भी गलती हो सकती है। अब मान लो कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, तो अभी भी उसके पास एक रास्ता है, अगर उसे लगता है कि वो सही है, जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है अगर उसे लगता है वो सही है, तो अभी भी उसके पास एक रास्ता है कि वो राष्ट्रपति के पास जाके अपनी माफी मांग सकता है, या वो राष्ट्रपति के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। हो सकता है, क्या पता, राष्ट्रपति उसके रीजंस को सुने, और अगर उसके रीजन सही है तो क्या पता राष्ट्रपति उसे माफ भी कर दें। तो पार्डो शब्द का मतलब ही माफ करना होता है। तो अलग अलग प्रकार की माफ करने की शक्तियां हैं जो आर्टिकल 72 में दे रखी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी कोर्ट से भी गलती हो जाती है, अगर कोर्ट ने भी कभी आपको गलत सजा सुना दी, तो अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप राष्ट्रपति के पास जाके अपनी लाइफ को बचा सकते हो। अच्छा, ये माफ करने की जो शक्ति है ना, ये सेम शक्ति जो है, ये बेसिकली गवर्नर के पास भी है। ठीक है, ये सेम शक्ति जो है, ये गवर्नर के पास भी है। अच्छा, गवर्नर को ये पावर कहां पे मिली हुई है? गवर्नर को ये पावर मिली है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये पावर मिली है आर्टिकल 72 में, 72 में, और यही पावर बेसिकली गवर्नर के पास भी है अंडर आर्टिकल 161। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पेपर में सीधा पूछे जाते हैं, एंड आई होप आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगले कंसेप्ट क्यों रही है? अब यहां देखो, विच टाइप ऑफ वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे पहली बात तो यहां पे समझो कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूं। फिर यहां पूछा हुआ है कि वो इन चारों में से कौन सी वीटो पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो पहले तो आंसर मार दो, लाइन आइटम वीटो। ठीक है, ये समझते हैं वीटो पावर का मतलब क्या होता है। साथियों, बिल्स के ऊपर
बिल्स के ऊपर राष्ट्रपति को कुछ पावर मिली हुई है, उन्हें बोलते हैं वीटो पावर। बिल्स के ऊपर राष्ट्रपति को कुछ पावर मिली हुई है जिन्हें बोलते हैं वीटो पावर। अच्छा, ठीक है। कैसे बिल्स? देखो यार, जब भी कोई कानून बनता है तो कैसे बनता है? कोई बिल आएगा लोकसभा में, लोकसभा उसे पास करेगी, फिर राज्यसभा उसे पास करेगी, और उस बिल के ऊपर अगर राष्ट्रपति ने फिर अपने हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति ने अगर उस बिल को एसेंट दे दिया, राष्ट्रपति ने अगर उस बिल को फिर पास कर दिया, तो बिल बन जाएगा एक्ट, यानी कि कानून। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस बिल को पास भी कर सकता है। जब राष्ट्रपति किसी बिल को पास कर दे, भाई राष्ट्रपति के पास बिल आया, राष्ट्रपति ने बिल को पास कर दिया, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, लेकिन राष्ट्रपति को उस बिल में कोई डाउट है, राष्ट्रपति को उस बिल में कोई डाउट है, राष्ट्रपति ने उस बिल को दोबारा लोकसभा राज्यसभा के पास भेज दिया चेक करने के लिए, इसे दोबारा एक बार चेक कर लो फिर भेजना मेरे पास। मैं राष्ट्रपति हूं, मान लो मेरे पास कोई बिल आया, मुझे उस बिल में कोई डाउट लगा, तो मैंने क्या किया, उस बिल को वापस लोकसभा राज्यसभा के पास भेज दिया कि इसे एक बार रिकंसिडर कर लो, इसे एक बार दोबारा देख लो, मुझे इसमें कुछ गलतियां दिख रही हैं, देख के दोबारा भेज दो। तो जब राष्ट्रपति बिल को लोकसभा राज्यसभा के पास रिकंसिडर के लिए भेजें, दोबारा से चेक करने के लिए भेजें, इस पावर को बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति के पास बिल आया और राष्ट्रपति उस बिल पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पास बिल आया और राष्ट्रपति ने वो बिल लेके अपनी ऐसी जेब में डाल लिया, जेब में, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कर दूंगा, देख लूंगा, टाल रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल के ऊपर कुछ एक्शन नहीं देते हैं, राष्ट्रपति किसी बिल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, टाल रहे हैं, बस बिल को पास नहीं कर रहे हैं, बिल को बस होल्ड करके बैठे हैं अपने पास, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक। तो ध्यान रखना, ये 3 वीटो पावर्स, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये लाइन आइटम वीटो ये हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्लियर है? क्लियर आप सभी को? एक बार मेरे को रिप्लाई कर दो सभी लोग। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? एक बार मुझे बता दो भाई, एक बार बता दो मुझे सब लोग, सभी लोग को यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई। गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड देना बच्चों। ठीक है, चलो। मैं एक्चुअली एक चीज चेक कर रहा था, ठीक है, एक्चुअली मैं टॉपिक बहुत समय बाद पढ़ा रहा हूँ, इसको एक हल्का सा माइनर सा करेक्शन कर लो इसमें। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है, पर इसमें ना एब्सोल्यूट मीनिंग का, एब्सोल्यूट जो वीटोस का मीनिंग थोड़ा करेक्ट कर लो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब मैंने गलती से उल्टा बोल दिया, प्लीज इसे करेक्ट कर लो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी बिल को सीधा रिजेक्ट कर देता है, जब राष्ट्रपति किसी बिल को सीधा रिजेक्ट कर देता है, पास नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। तो राष्ट्रपति ने अगर किसी बिल को सीधा रिजेक्ट कर दिया, ये होती है राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट वीटो पावर, ध्यान रखना। ठीक है। अगली बात, अगर राष्ट्रपति ने किसी बिल को दोबारा से लोकसभा राज्यसभा के पास चेक करने के लिए भेज दिया, इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। और किसी बिल के ऊपर राष्ट्रपति कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, राष्ट्रपति बिल के ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस उन्होंने बिल को ऐसे जेब में डाल लिया, कुछ नहीं कर रहे वो बिल के ऊपर, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, माइनर सा वो है।
एक्चुअली बहुत समय बाद ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, हल्का सा आई गॉट कंफ्यूज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है बिल को रिजेक्ट करने की पावर। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला टॉपिक क्या है? द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। क्या राष्ट्रपति लोकसभा को खत्म कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? देखो, लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है, पहली बात। लोकसभा क्या है? लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है। क्या है? टेम्परेरी हाउस है, जिसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर राष्ट्रपति चाहें तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अगर चाहें तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी खत्म किया जा सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है जिसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति खत्म कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? क्लियर अभी सभी को? चलो शाबाश, नेक्स्ट आगे आ जाओ। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ आपको। हमारे राष्ट्रपति के पास एक पावर और होती है जिन्हें हम बोलते हैं इमरजेंसी पावर्स। या इसको छोड़े से मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमारे राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। इसको सीख लो, ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास एक ऑर्डिनेंस पावर होती है। हमारे राष्ट्रपति के पास एक ऑर्डिनेंस पावर होती है। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस पावर है, ये पावर हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 ने दी, ध्यान रखना। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति को एक पावर मिली हुई है, ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल पूछेगा 123 पे टिक मार देना। अब इसका क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। आसान शब्दों में समझो, कानून बनाने की पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति भी मिली हुई है आर्टिकल 123 में। किसमें? आर्टिकल 123 में। अच्छा, तो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। देश में कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, है ना? पार्लियामेंट क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जनरली आप देखोगे तो हमारे देश में पार्लियामेंट क्या बनाती है? कानून बनाती है। पर पार्लियामेंट के अंदर जो ये लोकसभा राज्यसभा है, ये हमेशा थोड़ी काम करते हैं भाई। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स भी छुट्टी पे चल जाते हैं, है ना? जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये भी छुट्टी पे चल जाते हैं। जैसे स्कूल के एग्जाम्पल से समझ लो, है ना? स्कूल की हमेशा मई जून में समर वेकेशन की छुट्टी पड़ती है, ऐसी विंटर वेकेशन की छुट्टी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि स्कूल पूरे साल भर काम करता है। समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस होता है ना, ऐसी पार्लियामेंट के मेंबर्स भी पूरे साल भर काम नहीं करते। और जिस समय पे लोकसभा राज्यसभा काम नहीं करती उस समय को सेस बोलते हैं। रिसेस, सॉरी, रिसेस क्या बोलते हैं? रिसेस। ठीक है, एक ऐसा समय जिस समय लोकसभा राज्यसभा काम नहीं करती हैं उस समय को रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि लोकसभा राज्यसभा नहीं है अवेलेबल, और जिस समय पे लोकसभा राज्यसभा अवेलेबल नहीं है उस समय देश के अंदर कोई कानून बनाने की सख्त जरूरत है, तो कौन बनाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब जब लोकसभा राज्यसभा अवेलेबल नहीं है, जब लोकसभा राज्यसभा अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में अगर राष्ट्रपति चाहें तो अपनी इस पावर को यूज करके देश के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। पर मेरी बात ध्यान सुनना, ये पावर राष्ट्रपति तभी यूज कर सकते हैं जब लोकसभा राज्यसभा नहीं है, या दोनों में से कोई एक नहीं। ठीक है, क्लियर है? ये पावर राष्ट्रपति तभी यूज कर सकते हैं जब लोकसभा राज्यसभा नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा है तो फिर वही कानून बनाएंगे, पर अगर मान लो कि लोकसभा राज्यसभा नहीं है तो राष्ट्रपति इस पावर को यूज करके देश के लिए कानून बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और यही पावर हमारे गवर्नर के पास भी होती है। यही पावर गवर्नर के पास भी होती है, और गवर्नर को ये पावर मिली हुई है अंडर आर्टिकल 213। गवर्नर के पास भी एक कानून बनाने की पावर है, आर्टिकल 213। मतलब गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर है आर्टिकल 213 के अंदर, और राष्ट्रपति के पास कौन सा आर्टिकल में? 123। ठीक है साथियों, कल इस टॉपिक का हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम बाकी चीजें कवर करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सीरीज को प्लीज शेयर करें ताकि बाकी बच्चों तक भी सीरीज हमारी पहुंच जाए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है आप सभी को? चलिए ठीक है, तो साथियों कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।
बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं अगर हमारे साथ डिटेल में सीडीएस एग्जाम की, तो हमारे जोश बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी अदर एजुकेटर्स भी पढ़ा रहे हैं। इस बैच को ज्वाइन करके आप सीडीएस की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा डिफेंस मैनिया एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनडीए की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो एनडीए के लिए भी ऑनलाइन हमारा अग्नि बैच चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन करके भी आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। बाकी साथियों, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम में से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सारी पीडीएफ, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।